प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज मैं क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं मॉडुलो अर्थमेटिक। आइए देखते हैं यह मॉडुलो अर्थमेटिक क्या है। It is considered as the remainder when an integer is divided by another integer। हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एक इंटीजर 22 और इसको डिवाइड कर रहे हैं सपोज दूसरे इंटीजर 3 से। इंटीजर में माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे 22 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 टाइम्स दिस इज 21 और यहाँ पर बच जाएगा रिमाइंडर 1। तो यही होगा 22 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया, यही 1 इसका मॉडुलो कहलाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में समझते हैं। When we divide an integer a, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं इंटीजर a इक्वल टू 22 बाय एन इंटीजर b, एक दूसरे इंटीजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है b, यहाँ पर b इक्वल टू 3। देन वी हैव a इक्वल टू 22 इक्वल टू b क्यू 3 इंटू 7 प्लस r 1, यहाँ पर हो गया q इक्वल टू 7 r इक्वल टू 1, वेयर q एंड r बिलोंग्स टू z, यानी कि q और r भी इंटीजर होगा। लेकिन कि हम लोगों को यहाँ पर r जो लेना है वो मॉडुलस ऑफ b से कम लेना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। r का वैल्यू अगर माइनस में भी आ जाता है तो हम लोग उसका आंसर प्लस में लिखेंगे। Here a इज डिविडेंड हम लोग जानते ही हैं, जिसको डिवाइड करेंगे वह डिविडेंड कहलाएगा। b इज डिवाइजर, जो डिवाइड करेगा वह डिवाइजर कहलाएगा। और जो इधर आएगा आंसर वो इसका क्वोशेंट कहलाएगा और नीचे जो बचा हुआ रहेगा वह रिमाइंडर कहलाएगा। यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलो अर्थमेटिक को एक्सप्रेस करते हैं a मॉडुलो b इक्वल टू r, यानी यहाँ पर हो जाएगा 22 मॉडुलो 3 इक्वल टू रिमाइंडर 1। ठीक है, अब इस पर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया है 22 मॉडुलो 3। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर -8 मॉडुलो 5। यहाँ पर क्या करेंगे, -8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम यहाँ पर, लेकिन कि माइनस में लेना होगा, यह वैल्यू माइनस में दिया हुआ है। यह हो जाएगा -5, रिमाइंडर आ जाएगा -3, लेकिन कि हम लोगों को यहाँ पर रिमाइंडर प्लस में लिखना है इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो यह क्या हो जाएगा, देयरफॉर -8 मॉडुलो 5 इक्वल टू 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 57 माइनस 42 मॉडुलो 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 57 माइनस 42 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 15। अब हम लोग करेंगे 57 माइनस 42 मॉडुलो 11 इक्वल टू 15 मॉडुलो 11। तो 15 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हम लोग इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। 15 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1 टाइम में 11 4 बचेगा
यह 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर 9 into 8 मॉडुलो 5 इक्वल टू 9 into 8 पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 मॉडुलो 5। अब 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14 आएगा क्वेश्चन तो 70 हो जाएगा। दिस इज रिमाइंडर 2। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 9 + 23 मॉडुलो 12 ये इक्वल टू कितना होगा? 9 + 23 = 32 मॉडुलो 12। और जब 32 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में होगा 24 और जब 24 माइनस होगा 32 में तो यह हो जाएगा रिमाइंडर 8। दिस इज आंसर। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलो अर्थमेटिक को बनाते हैं और ये इस पर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो को समझते हैं। तब तक इधर हम लोग रब कर लेते हैं। अब है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या कहता है कि कोई भी दो इंटीजर्स है, नंबर्स है a और b, a माइनस b अगर डिविजिबल है बाय n तो हम लोग कहेंगे a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं a माइनस b इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्वेल्व कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 5, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? 12 - 2 = 10 is divisible by 5। तो यह कहलाएगा 12 कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 5। इसी तरह से और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। 672 + 54 + 383 + 295 is divided by 3 is divided by 3, then remainder equal to what? क्या होगा? हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। 672 को पहले सॉल्व करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 672 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 0। जब 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। 383 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 2। डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं।
अब 295 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 1। 295 9 3 या 27 हो जाएगा। 25 8 बार में 24 तो 1 बचा हुआ रहेगा, तो यह रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इस 3 को डिवाइड करेंगे फिर 3 से, देयरफॉर एक्चुअल रिमाइंडर इक्वल टू, and 3 is divided by 3 is equals to 0। यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। हम लोग सेपरेटली डिवाइड करके देख लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको प्लस करके यहाँ पर डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए हम लोगों को मॉडुलो 100 लेना पड़ता है, तो 4 8 9 5 इंटू 6 7 8 9, इसका निकालेंगे मॉडुलो 100। तो एक एक करके करेंगे। 4 8 9 5 कॉन्ग्रुएंट 95 मॉडुलो 100 इंटू 6 7 8 9 कॉन्ग्रुएंट 89 मॉडुलो 100। लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए हम लोगों को मॉडुलो 100 लेना होता है। लास्ट 1 डिजिट लेने के लिए मॉडुलो 10 लेना होता है। लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए हम लोगों को मॉडुलो 1000 लेना होता है। हम लोग सेपरेटली सॉल्व करके कर सकते हैं। 4 8 9 5 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 95 आएगा। 6 7 8 9 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 89 आएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 95 इंटू 89। इसका अब हम लोग निकालेंगे मॉडुलो 100। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 95 इंटू 89। अगर कहीं गलती होने की संभावना हो तो कुछ भी अगर एग्जाम में रफ करना हो तो इस तरह से लाइन खींच करके साइड में या नीचे में रफ वर्क करेंगे, जैसे हम यहाँ पर अभी करके बता रहे हैं। 89 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 को। ये हो जाएगा 8455। तो 8455 इज कॉन्ग्रुएंट टू 55 मॉडुलो 100। तो इस तरह से हम लोगों को रिमाइंडर आ गया 55 और यही हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट्स। देयरफॉर द लास्ट 2 डिजिट्स इक्वल टू 55। ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है दिया हुआ 17 टू द पावर 17, इसका लास्ट डिजिट निकालेंगे। तो पहले हम लोग एक 17 का करते हैं।
तो 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 10। अगर लास्ट डिजिट लेना है तो हम लोग मॉडुलो 10 लेंगे। तो अब इससे हम लोगों को क्या मिलता है, हम पावर एनहेंस कर सकते हैं दोनों साइड, इस पर भी और इस पर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग पावर 4 एनहेंस। तो 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4 हो जाएगा हम लोगों के पास। सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो 49 इंटू 49, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 इंटू 9। मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मॉडुलो 10। और अब देखते हैं ये हो जाएगा 81, 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। अब हम लोगों को क्या आ गया, देयरफॉर 17 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। तो हम लोग अब इस पर दोनों साइड पावर 4 एनहेंस कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, 17 टू द पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। अब हम लोगों को आना है 17 टू द पावर 17, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 से, इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉडुलो 10। इससे मिल जाएगा 17 टू द पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉडुलो 10। और अब इसका हम लोग तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 17 टू द पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 10। क्यों? क्योंकि ये 17 जो है ये कॉन्ग्रुएंट 7 होता है मॉडुलो 10 का। देयरफॉर यहाँ पर जो बचा रहा वही हो जाएगा लास्ट डिजिट। देयरफॉर द लास्ट डिजिट इक्वल टू 7, ये हो जाएगा आंसर। 1 के फॉर्म में लाने पर हम लोगों को इजी हो जाता है सॉल्व करने में, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे 1 के फॉर्म में ले आए, चाहे वो जितने पावर से भी आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर 12 मॉडुलो 7। हम लोग पहले देखते हैं 6 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इस पे हम पावर 2 दे देते हैं। अब ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2 36। 36 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 35 उधर माइनस हो जाएगा तो रिमाइंडर 1। तो 6 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। अब उसी तरह से हम लोग इसमें पावर को एनहेंस कर देंगे। तो 6 टू द पावर 12 लेना है, इस पर डायरेक्ट ये 6 कर दिए तो 6 पर पावर 12 हो जाएगा। इधर भी पावर 6 कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज 6 टू द पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10 मॉडुलो 7। तो हम लोगों को क्या निकालना है, यही निकालना है। Therefore 6 to the power 12 modulo 7 equal to 1. This is the answer. Next है question number 5. It is 7 p.m. currently. What time in AM or PM will be in next 1500 hours? 1500 यहाँ पर ले लेते हैं। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 24 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 150 को करते हैं, फिर तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले 150 को करके देख लेते हैं। 150 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर।
6 बार में यह आ जाएगा 144 और 150 में जब 144 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 6। इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं, तो इससे हो जाएगा 1500 इज कॉन्ग्रुएंट टू 60 मॉडुलो 24। अब हम लोग 1500 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो जाएगा, पहले निकाल लेंगे कि 60 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना होगा, 24 से डिवाइड होगा 60 को, तो 2 बार में आ जाता है 48। ठीक है, तो 60 में 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 60 is congruent to 12 modulo 24, therefore 1500 is congruent to 12 modulo 24। यानी कि हम लोगों को रिमाइंडर फाइनली जो बचा 12 आवर्स बचा, therefore the time from 7 PM ट्वेल्व आवर्स लेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 AM हो जाएगा। 12 घंटे बाद 7 बजे शाम के 12 घंटे बाद सुबह हो जाएगा 7 बजा हुआ, इसलिए यहाँ पर आंसर 7 AM हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग आने के बाद अब अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि फंक्शन क्या है, तब फिर हम लोग अर्थमेटिक फंक्शन को समझेंगे। फंक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि फंक्शन क्या है, उसके डेफिनेशन को समझेंगे और तब फिर हम लोग अर्थमेटिक फंक्शन पर चलेंगे। सबसे पहले उसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन इज ए रूल from a non-empty set A to a non-empty set B non-empty set B such that every element of A is associated with a unique element of B। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है, एक सिस्टम है। कैसा है कि यह एक नॉन एम्प्टी सेट ए से एक नॉन एम्प्टी सेट बी पर डिफाइन होता है। यह हुआ एक नॉन एम्प्टी सेट ए, यह हुआ एक दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट रहना चाहिए दोनों में। इस तरह से है कि ए का हर एक एलिमेंट A1, A2, A3 अगर है तो ये सारा एलिमेंट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर यह किसी दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा तो फंक्शन नहीं होगा, या फिर कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर बचा हुआ रह जाए जो कि बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है तो वह फंक्शन नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम लोग ए को मान लेते हैं सेट ऑफ चिल्ड्रन और बी को मान लेते हैं सेट ऑफ मदर्स। अब हम लोग देखते हैं no one child can exist without mother and no one child will have
मोर देन वन मदर। इस थ्योरी पर भी हम लोग फंक्शन को समझ सकते हैं। तो आइए डायग्राम से समझते हैं। ये अगर इस तरह से है जुड़ा हुआ तो फंक्शन हो जाएगा। हर एक एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। 2 नंबर या ए है या बी है, A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3। एलिमेंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हम लोगों ने यहाँ पर एक सपोज करके रखा है। यह भी यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, बी में छूट सकता है लेकिन ए में नहीं छूटना चाहिए, और ए में किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। बी में जिससे जुड़ा हुआ है उसको इमेज कहते हैं और ए के एलिमेंट सबको प्री इमेज कहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 B2 ये सभी को इमेज कहेंगे और ए का एलिमेंट ये जितना है A1 A2 A3 इस सभी को प्री इमेज कहेंगे। थ्री नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेकर के एग्जाम्पल। अगर ए बी यहाँ पर है A1 A2 A3 A4, इधर है B1 B2 B3 B4। अगर एक कम ले लेते हैं तो भी यह फंक्शन हो जाएगा। ए का दो एलिमेंट बी के किसी भी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, यह फंक्शन हो सकता है। या ए बी, ए में एलिमेंट ले लेते हैं A1 A2 A3, बी में ले लेते हैं B1 B2 B3 B4, और अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है, हर एक से जुड़ा हुआ है लेकिन कि यहाँ बी में एक छूटा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यह फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं ए बी, इधर है A1 A2 A3, इधर है B1 B2। अगर इस तरह से है कि यहाँ पर एक अगर छुटा हुआ है तो यह फंक्शन नहीं होगा। नो वन चाइल्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट मदर, ये चिल्ड्रन है ये मदर्स है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। 6 ए बी, इधर अगर A1 A2 A3 और इधर है B1 B2 B3 B4, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये क्या है, दो ठो से कनेक्टेड है। एक एलिमेंट का दो इमेज हो जाएगा, यह फंक्शन नहीं होगा। नो वन चाइल्ड विल हैव मोर देन वन मदर। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को समझते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी मिल जाए ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको एक से अधिक इमेज हो तो वह फंक्शन नहीं होगा, और ए में कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसको कोई भी इमेज नहीं हो तो भी वह फंक्शन नहीं होगा, बाकी सब में फंक्शन होगा। सेट ए को हम लोग डोमेन कहेंगे, सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहेंगे, और सेट ऑफ इमेजेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज। रेंज हमेशा ही
कोडोमेन का सबसेट होता है। अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तो वह फंक्शन फिर ऑन्टो होने लगता है। इसके बारे में हम लोग और सभी फंक्शन के प्रॉपर्टीज को, अरिथमेटिक फंक्शंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियो अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट दिन।